एड की चर्चा कर ली थी। आज जो है रिलेटिव प्रोनाउन एज के बारे में चर्चा हो। तो एज, अगर सच के बाद एज आता है तो एज फंक्शंस एज रिलेटिव प्रोनाउन। सच के बाद अगर एज आए तो एज का फंक्शन किस तरह से होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन एज बनता है, इसको जरा एनालिसिस किया जाए। सेंटेंस है, ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर हिम। वह ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। एज के पहले आपको नाउन मिल रहा है, तो सच के बाद, इसमें आप देख रहे हैं डैश लगा होगा। सच के बाद कोई वर्ड आए, कोई फ्रेज आए और उसके बाद एज आए और एज के पहले कोई नाउन हो तो समझ जाइएगा कि एज किसको रिलेट कर रहा है? नाउन को। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट जो कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी को रेफर करेगा, उसी से रिलेट करेगा। तो एज यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। एक दूसरा सेंटेंस, योर स्टेटमेंट वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड। तो एज किसको रेफर कर रहा है? स्टेटमेंट। आपका कथन या आपका स्टेटमेंट ठीक वैसा ही था एज आई एक्सपेक्टेड, जैसी कि मैंने उम्मीद किया था। तो इन ओल्डर इंग्लिश याद रखिएगा कि सच एज का प्रयोग ओल्डर इंग्लिश में एज किस तरह से काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन जैसा। अब जरा एज का दूसरा प्रयोग देखा जाए कि द सेम एज और द सेम एज और द सेम। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सेम एज आए तो उसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी उसी तरह का। द सेम एज का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी ठीक उसी प्रकार का या ठीक उसी तरह का। और द सेम का मतलब होता है वन एंड द सेम, बिल्कुल वही। इसमें क्या है? ऑफ द सेम काइंड का मतलब उसी प्रकार का, और अगर सेम का प्रयोग ठीक वही, यानी ठीक वही का मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति। एग्जाम्पल अगर लें, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। द सेम एज यानी द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम हैविंग एज यू आर हैविंग। मेरी समस्या आपकी समस्या की ही तरह से है, मतलब मेरी समस्या उसी प्रकार की है जिस तरह आपकी समस्या है, जिस प्रकार की आपकी समस्या है, ठीक उसी तरह की मेरी भी समस्या है। सो द सेम एज का मतलब होता है उसी प्रकार की, उसी तरह की। लेकिन अगर द सेम का प्रयोग हो जाए तो मतलब ठीक वही, यानी दोनों में कोई प्रकार नहीं है, कोई काइंड नहीं है, बल्कि ठीक वही वस्तु। एग्जाम्पल, आई रोट विद द सेम पेन दैट यू डिड। मैंने ठीक उसी पेन से लिखा जिस पेन से आपने लिखा। तात्पर्य ये कि पेन में कोई काइंडनेस नहीं है, बल्कि वही पेन दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस पेन से आपने लिखा, ठीक उसी पेन से मैंने भी लिखा। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर द सेम एज आए तो इट शोज काइंड और द शॉर्ट ऑफ, इट मीन्स द सेम काइंड। लेकिन अगर द सेम आ जाए तो ये समझ जाइएगा कि कोई भी वस्तु यानी नाउन में कोई अंतर नहीं है, बल्कि दोनों। द सेम का मतलब ठीक वही, यानी उसमें कोई काइंड की बात नहीं है। अब इन ओल्डर इंग्लिश के विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। इन ओल्डर इंग्लिश बट वाज आल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन बट व्हेन इट वाज यूज्ड आफ्टर नेगेटिव। पुरानी इंग्लिश में
बट का प्रयोग जब नेगेटिव के बाद आता हो तो बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से होता था। जैसे देयर इज नो सक्सेस बट नीड्स हार्ड वर्क। कोई सफलता ऐसी नहीं है, नो के बाद क्या मिला आपको? बट। तो जब भी बट का प्रयोग नेगेटिव के बाद आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसा बट काम करने लगता है। इसका मतलब कि देयर इज नो सक्सेस विच डज नॉट नीड हार्ड वर्क। ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसमें परिश्रम की आवश्यकता ना हो। दूसरा सेंटेंस, देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीने की इच्छा न रखता हो। तो बट का मतलब यहाँ पर हु डज नॉट विश टू लिव। ऐसे ही देयर इज नन बट विल एग्री विद यू। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे सहमत ना हो। तो बट का मतलब हु विल नॉट एग्री विद यू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे सहमत ना हो। राइट? तो ये बट का भी प्रयोग हो गया। अब जरा हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। एग्रीमेंट ऑफ, अगर नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा दूँ। एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मिटा रहा हूँ मैं। एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट। ये ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्वगामी या पूर्ववर्ती, यानी पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन। एंटीसीडेंट क्या होगा? हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, द नंबर एंड पर्सन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन must be the same as the number and person of antecedent, that is noun or pronoun। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और पर्सन ठीक वही होना चाहिए जो उसके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन का हो। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिएगा, द नंबर इज ऑलवेज डिटरमिन्ड by the verb। किसी भी नाउन का नंबर जेंडर पर्सन किसके द्वारा डिटरमिन होता है, किसके द्वारा निश्चित होता है? वर्ब के द्वारा। अब एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए, द बॉय हु वाज लेजी, द बॉय हु वाज लेजी was punished। बहुत आसान सी बात है,
यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु का एंटीसीडेंट यानी नाउन क्या है, बॉय है, जो कि सिंगुलर नंबर का है। सिंगुलर नंबर है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और इसको डिटरमिन किया गया सिंगुलर वर्ब से। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन that is I am the person that is to blame, that is to blame। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको दोषी करार दिया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, और दैट का एंटीसीडेंट है पर्सन, जो कि सिंगुलर है, और इसको डिटरमिन किया गया किसके द्वारा, वर्ब इज के द्वारा। दूसरा सेंटेंस अगर लें कि he that is not with you, he that is, अगर that की जगह पर हम दोष करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये एंटीसीडेंट प्रोनाउन सिंगुलर में है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। he that is not with you, he that is not with you is against you, is against you। वह व्यक्ति जो आपके साथ नहीं है वह आपके विपरीत है, आपके विरुद्ध है। अब नोट कर लिए हो तो मैं मिटाऊं और भी एग्जाम्पल लें। सेंटेंस अगर लें हम कि दे दैट लिव इन, दे हु लिव इन glass house should not throw a stone at others' house। वो लोग जो शीशों के घरों में रहते हैं वो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अब दे प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, और इसका एंटीसीडेंट को दे को रिलेट करना है। तो ये बात क्लियर होगी। अब एक एग्जाम्पल, यू हु आर माइटी, यू के साथ वर्ब आ रहे हैं प्लूरल, यू हु आर माइटी, यू हु आर माइटी शुड बी should also be merciful। आप जो कि शक्तिशाली हैं तो आपको मर्सीफुल दयालु भी होना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई कि द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी द सेम एज द नंबर एंड पर्सन ऑफ एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या वो टूट गया, हाँ क्या हुआ, कैसे रखेंगे कितनी है, ठीक चल 150 तो क्लियर होगा। मेरे कहा मित्रों ये तो बेसिक चर्चा है, और जब फिर दोबारा मैं इसको शुरू करूँगा, मैंने कहा है कि लैंग्वेज कम से कम 2-3 बार हो जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए इससे, चाहे लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो। अब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन,
ever, whosoever, whosoever, whichever, whatever, or whatsoever. These are compound relative pronoun. ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा खत्म हुई और अगला हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। बड़े शार्ट में जो है खत्म कर लिया जाए इसको। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन केवल 3 हैं, जैसे हु, व्हाट और विच। ये 3 हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और they are used to ask question। इनका प्रयोग केवल और केवल प्रश्न करने के लिए होता है। इसमें दैट वो केवल रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं रखा जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि हु इज देयर, हु इज देयर, या फिर which pencil do you prefer? Which pencil do you prefer? Or what is that? तो ये who, which और what ये प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। अब जरा ये देखा जाए कि जैसे हु का प्रयोग, मिटा रहे हैं इसको। 10 मिनट बाकी रह गए। मित्रों, हु के जो है हु, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और पॉजेसिव केस होता है हुज। इसका अगर हमें कहें कि हु आर यू, whom do you like most, whom do you like most, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और whose pen is this, ये किसकी पेन है। तो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस है। तो हु, ये तीनों केस से हम प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि विच इज यूज्ड, नोट में विच इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग, पर्सन एंड थिंग। विच का प्रयोग वस्तु के लिए भी हो सकता है और व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिखें कि विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर
फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है वो पर्सन है, मतलब इनमें से कौन सा आपका मित्र है। और अगर विच का प्रयोग हम वस्तु के लिए करें तो विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक, विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक। एक चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर ये कहा जाए कि विच इज योर फ्रेंड, मतलब सेलेक्टिव है, तो यह याद रखिएगा कि नोट विच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। जब किसी समूह में चुनाव की बात होती है तो विच का प्रयोग करते हैं। जैसे विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक, ढेर सारी पिक्चर हैं, उनमें से विच रेफर कर रहा है किसी पर्टिकुलर पिक्चर को, तो विच का सेलेक्टिव यूज होता है। और विच विल यू टेक, एग्जाम्पल लें, ये विच विल यू टेक, विच विल यू टेक, विच विल यू टेक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, उनमें से आप कौन सी। तो विच का प्रयोग इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन, इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। और दूसरी चीज है यूज ऑफ व्हाट, मिटा रहा हूं इसको। और ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज ऑलवेज यूज्ड, व्हाट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द थिंग्स ओनली। व्हाट का प्रयोग केवल और केवल जो है वस्तु के लिए होता है, ये किसी पर्सन के लिए नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लें हम कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब व्हाट रेफर्स टू थिंग, इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। आखिर ये सब चीजें किसके बारे में, किस लिए था। What is sweeter than honey? What is sweeter than honey? तो what का प्रयोग ये देखा गया refers to thing only। वाट का प्रयोग केवल और केवल वस्तु के लिए होता है। टाइम हो गया बेटा? ये अमरदीप राणा वेंकट अब आ रहे हैं। दूसरी बात है कि विच एंड व्हाट आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। नोट में नोट कर लिया हो तो इसको जो है मिलता। आज इसको खत्म करना है तो इसलिए तेज चल रहा हूँ। What and which, what or which become interrogative adjective, interrogative adjective when they are followed by, when they are followed by noun। याद रखिएगा कि व्हाट और विच के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो व्हाट और विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल लिखें कि विच पेन, विच पेन
डू यू प्रेफर? विच पेन डू यू प्रेफर? तो विच के तुरंत बाद क्या आ गया? नाउन। तो विच यहाँ पर क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट अगर लिया जाए कि व्हाट बुक्स हैव यू रेड? व्हाट बुक्स हैव यू रेड? आप कौन कौन सी किताब पढ़ रखे हैं? तो व्हाट के बाद तुरंत जो है क्या? नाउन आया। तो व्हाट क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मित्रों ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। हाँ, एक चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रह गया है, बस केवल 2 मिनट की चर्चा कल होगी और कल ही हम लोग एडजेक्टिव पोर्शन पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।